स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना मैम की क्लास। आज हम प्रश्न संग्रह 3.4 में आगे का सवाल देखेंगे। अब तक हम पहले वीडियो में प्रश्न संग्रह के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 देखे। दूसरे वीडियो में उसके क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 देखे। और अब इस तीसरे वीडियो में जो प्रश्न संग्रह 3.4 के 3 वीडियो बन रहे हैं, तीसरे वीडियो में हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखेंगे। और इसका क्या खास बात है, तुम लोग को ये ध्यान से प्रश्न उत्तर समझना है। आप उत्तर तो कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, क्लास वाले बता सकते हैं, गाइड से कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ये लिखने का तरीका तो हम टीचर से बता सकते हैं। और ये सुनना आपको बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे आप लोगों को लिखना है। जो मैं अभी गाइड कर रही हूँ, ये गाइडेंस आपको 10वीं में भी काम आएगा, इसलिए बहुत ही सुनना जरूरी है कि ये कैसे उत्तर लिखा जा रहा है। तो चलो हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन 7 में, आकृति में यदि रेख PR सर्वांगसम रेख PQ, तो सिद्ध करो कि रेख PS बड़ा है रेख PQ से। तो किताब में जब देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन लिखा है, ये आकृति भी बना के दिया गया है। तो जब एग्जाम आएगा तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और आकृति को समझना है और आंसर पेपर पर, एग्जाम में बोल रही हूँ मैं, अभी फेयर नोटबुक में तो जैसा मैं ये लिख के देख रही हूँ वैसा ही लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और आकृति नहीं बनाना है, क्योंकि इसके आकृति बनाने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखो मैं यहाँ लिखी भी हूँ, साथ ये जो है वो मैंने अलग से यहाँ हाईलाइट किया है, लिख दिया है। तो ये साथ और ये आकृति बनाने पर आधा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले सवालों में क्वेश्चन 4 और 5 या क्वेश्चन 5 और 6 में मैं समझा चुकी हूँ कि वहाँ भी सिद्ध करो का ही बात था, लेकिन वो दोनों प्रश्न कथन के जैसे थे, उसमें कोई डायग्राम नहीं दिया था। तो हमने उसमें डायग्राम बनाया, दत्त लिखा, साध लिखा, इसलिए 1 नंबर मिला। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया है और साध भी साफ साफ यहाँ लिख के दिया है, तो हमें कोई भी 1 नंबर नहीं मिलेगा। नहीं तो तुम्हारे मन में डाउट बना रहेगा कि सभी प्रश्नों में हम आकृति दत्त लिखते जाएं और ये नहीं समझोगे कि आकृति दिया है तो उसमें नंबर कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ये हम फिलहाल फेयर नोटबुक में तुम ये बना कर रखोगे, क्योंकि मुझे चेक करना है। एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन डायग्राम को पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ का उत्तर देखते हैं कि क्या करना है। तो ये हमने साध्य अलग से लिख दिया है कि PS जो है बड़ा है PQ से, ऐसा हमें बताना है। तो हम शुरू कैसे करेंगे, तो हम ध्यान से देखें, इसमें भले ही हमें 2 त्रिभुज दिख रहा है और एक बड़ा तीसरा त्रिभुज दिख रहा है। तो हम शुरू करेंगे जहाँ कुछ जानकारी दी गई है। त्रिभुज PQR में 2 भुजा सर्वांग सम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने से क्या होता है, फायदा क्या होता है कि इसके सम्मुख कोण जो है वो सर्वांग सम हो जाते हैं। तो कोण Q सर्वांग सम हो गए कोण R, परंतु कोण R हमने पार्ट 3 में ही सीखा है कि R जो है त्रिभुज PRS का बाह्य कोण है, अर्थात कोण PRS, कोण त्रिभुज PRS का बाह्य कोण PRQ त्रिभुज PRS का बहिष्कोण है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय लगाएं तो बहिष्कोण का माप जो होता है सदैव उसके अंतःकोणों के माप से बड़ा होता है। तो ये जो अंतःकोण हम ले रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, बहिष्कोण बोलने से क्या लिख सकते हैं कि कोण PRQ बड़ा है, माप से बड़ा है कोण PSR से। तो त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय हमने लगा दिया, या दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय लगा दिया। लेकिन कोण R किसके बराबर है, कोण Q। तो इस कोण R के जगह पे हम लिख देंगे कोण PQR बड़ा है कोण PSR से। अब यही PSR को हम PSQ कर देंगे, तो कोण PQ और इस PQR को PQS तक ले जाएंगे, तो कोण PQS बड़ा है कोण PSQ से। तो इस तरह से इसको, ये कोण बड़ा हो गया और ये कोण छोटा हो गया, तो इस कोण की सम्मुख भुजा PS बड़ा हो जाएगा इस कोण की सम्मुख भुजा से PQ। तो PS बड़ा PQ हमारा आ चुका है। तो चलो हम लिखते हैं इसको, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, त्रिभुज PQR में PQ बड़ा है, PQ बराबर है PR, बराबर का चिन्ह लगा है, कारण लिखेंगे दत्त। इसलिए
ये कोण और इस कोण को हम सर्वांग करेंगे। कोण पी क्यू आर, सर्वांग में कोण पी आर क्यू, कारण होगा सर्वांग भुजा के सम्मुख कोण या समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। नंबर 3 हम लिखेंगे और इसमें हम इस कोण की जानकारी देंगे, परंतु कोण पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू त्रिभुज पी आर एस का क्या है, बहिष्कोण है। ये हमने कहाँ से पहचाना, आकृति से, हमें दत्त में नहीं दिया है, तो इसका कारण लिखेंगे आकृति से। अब दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय लगाएंगे, इसलिए माप कोण पी आर क्यू बड़ा है माप कोण पी एस आर। कारण होगा इसका दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से। या बहिष्कोण प्रमेय भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये पी आर क्यू है वो पी क्यू आर के बराबर है, तो इस जगह पर हम पी क्यू आर डाल देंगे। इसलिए कोण पी क्यू आर बड़ा है कोण पी एस आर से। कारण क्या होगा, 2 और 4 से, 2 का मान 4 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, ये क्यू आर एस जो है एक रेखी है, तो इस कोण का नाम हम एक रेखी होने से बड़ा कर सकते हैं। पी एस आर को, एस आर क्यू एक रेखी है तो पी एस आर का नाम है एस आर तक हम यहाँ क्यू तक बढ़ा सकते हैं, पी एस क्यू हो जाएगा। तो हम इसका सिर्फ नाम बढ़ा रहे हैं भुजाओं का, तो इसलिए कोण पी क्यू आर के बदले एस लिखेंगे, बड़ा है कोण पी एस आर, आर के बदले क्यू लिखेंगे, पी एस क्यू। कारण लिखना है क्यू आर एस एक रेखी है, इसके वजह से हमने नाम ये बदला है, और ये हमने किस में बदला है, 5 से। ठीक है, तो अब ये जो दो कोणों का संबंध आया है छोटे बड़े का, वो किस त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस में जब कोणों की असमानता आ चुकी है, कोण असमान हो गए हैं, तो इससे हमें क्या अंदाजा निकल सकता है कि कौन सी भुजा बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के कोणों का असमानता गुणधर्म लगा रहे हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी क्यू एस बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये आ रही है, तो हम लिखेंगे इसलिए भुजा पी एस बड़ा है, और फिर कोण पी एस क्यू मतलब ये है, तो इसके सामने वाली भुजा हमें पी एस क्यू बोला है, तो मतलब ये त्रिभुज बड़ा वाला लेना है, ये नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर पी आर लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा त्रिभुज पी एस क्यू है, तो हमें बड़ी भुजा तक यानी बड़े त्रिभुज का जो क्यू नाम है वहां तक जाना होगा, तो इसका हम ये ले रहे हैं, तो ये भुजा कौन सी आएगी, पी क्यू, भुजा पी क्यू। कारण क्या होगा, त्रिभुज के कोणों के असमानता गुणधर्म से। ठीक है, हमारा साध्य आ चुका है, हम लास्ट लाइन उसको जैसा हमें सवाल में दिया वैसा लिख देते हैं, रेख लिख देते हैं, इसलिए रेख पी एस बड़ा है रेख पी क्यू 7 से, क्योंकि भुजा ये रेख होता है एक प्रकार का, तो जैसा हमें साध्य दिया है वैसा लिख देना है, तो हमारा ये साध्य आ गया। बहुत छोटा सा सवाल, अक्सर 2 से 3 नंबर के लिए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, उत्तर लिखना है, 3 नंबर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न की खासियत भी ऐसे ही है। हमें डायग्राम दिया हुआ है, आकृति में दत्त भी दिया है और हमें सिद्ध करने के लिए लाइन भी दिया है। साथ सिर्फ मैंने उसको हाईलाइट किया है यहाँ पर, और ये आकृति मैंने किताब से बना लिया। हमें फेयर नोटबुक के लिए आकृति बनानी होगी और ये बना तो लिया है, लेकिन एग्जाम में अगर तुम ये बनाते हो और ये लिखते हो तो जैसा मैं पहले के सवालों में पांचों छठे में बताई हूँ, वहाँ आधा आधा नंबर करके 1 नंबर मिलता है दत्त साधे लिखने में, यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ क्रॉस मैंने किया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आकृति पहले से ही दिया है। तो एग्जाम में सिर्फ ये सवाल पढ़ो, इस आकृति को समझो और उत्तर लिखो। उत्तर लिखने पे ही मार्क्स, अगर हमारे 3 नंबर में पूछा है तो 3 मार्क्स सारा हमारे उत्तर लिखने पर ही मिलेगा, यहाँ नहीं डिवाइड होने वाला है। तो हम लोग चलो उत्तर लिखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते प्रश्न क्या है। आकृति में रेख एडी तथा रेख बी त्रिभुज एबीसी के सिलसिला में त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। तो एडी जो है इसी लंब है, बी एसी पर लंब है, इसी को हम कहते हैं शीर्षलंब, क्योंकि शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब डाला है। शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब डाला है, इसलिए शीर्षलंब है। शीर्षलंब हम 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, वहाँ अच्छे से परिभाषा और रचना भी किए थे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए ई बराबर है बी डी। डायग्राम में ये चिन्ह नहीं लगा था, मैंने लगा दिया है, ए ई बराबर है बी डी। तो सिद्ध करो कि रेख एडी सर्वांगसम है रेख बी। यहाँ पे साथ मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, लिख दिया है, साथ यहाँ दिया भी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि एडी और बी जो त्रिभुज आते हैं, वैसे तो यहाँ त्रिभुज 1 2 और ये तीसरा 3 दिख रहा है, तो कौन से 2 त्रिभुज हम जोड़ी में लें। तो ये सब सोचने के लिए हम क्या करेंगे, सादे को देखेंगे। सादे क्या है, एडी, एडी वाला साद भुज है एडी, तो इससे त्रिभुज क्या बनता है, एडी बी। और बी, बी वाला हमारा त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए ई बी। तो ए डी बी त्रिभुज और त्रिभुज ए ई बी में ये 2 त्रिभुज लेंगे और इनको सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक खास त्रिभुज है क्योंकि इसमें शीर्षलंब बना है, 90-90 बना है दोनों में। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए एक इकलौता प्रमेय हमारे पास है, वो है कर्णभुजा प्रमेय। तो कर्णभुजा प्रमेय को हमें इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम कोण 90 दिखाएंगे, ये इसलिए दिखाएंगे कि ये त्रिभुज समकोण है। फिर दूसरी जो हम देख रहे हैं, ये 90 के सामने वाली भुजा नहीं है, ये सिर्फ भुजा है। तो त्रिभुज की ये भुजा है, समकोण त्रिभुज की, तो भुजा जो है आपस में सर्वांगसम है। तो एक कोण 90 का हो गया, एक जोड़ी भुजा का हो गया। अब हमें ढूंढना है कि कर्ण सर्वांगसम है या नहीं। तो 90 की सामने वाली भुजा ए बी इस त्रिभुज का कर्ण है, और इस त्रिभुज में एडीबी में 90 के सामने वाली भुजा ए बी ही आ रही है और वो भी कर्ण है। तो दोनों का कर्ण एक होने से, सामान्य कर्ण होने से ये आपस में सर्वांगसम हो गए। तो हम देख रहे हैं कर्ण भी सर्वांगसम है, कर्ण सर्वांगसम, भुजा सर्वांगसम, तो कर्ण भुजा प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी संगत घटक जो मुझे चाहिए वो सर्वांगसम हो गए। तो संगत घटक में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भुजा चाहिए। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, ये जो तिरछे दिख रहे हैं ये और ये, तो इसलिए एडी सर्वांगसम हो गया बी। तो इतना आसान सा है, लेकिन अपने आप में कठिन स्तर का भी सवाल है। अगर ध्यान से नहीं किए तो इसमें 0 नंबर भी मिल सकता है। आसान से पढ़ोगे, समझोगे सवाल तो बहुत आसान इसके उत्तर है। हमारे 1-2 लाइन तो इसमें ही लिखा हुआ है। तो चलो हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं, त्रिभुज का नाम त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए डी बी में कौन से 3 घटक लेने वाले हैं। तो अगर कर्ण भुजा लगा रहे हैं तो पहले समकोण त्रिभुज का लिखना है, ए बी बराबर कोण ए डी बी बराबर है 90 अंश। कारण होगा वहाँ लंब दिया है तत्व में। दूसरा भुजा लिख रहे हैं, भुजा सबसे पहले कर्ण लिख लेते हैं ताकि वो नाम प्रमेय का बोलना आसान हो जाए। कर्ण ए बी सर्वांगसम है, कर्ण ए बी सामान्य सामान्य भुजा हो गया। नेक्स्ट हम भुजा लिखते हैं जो हमें दिया है, भुजा
ए सर्वांगसम है भुजा, बी डी। इसका कारण क्या होगा, हमारा दत्त में हमें दिया है, तो इसलिए हमारा तीनों चीज आ के है। नंबर 2 पर हम त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे। त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी। कारण क्या होगा, कर्ण भुजा प्रमेय से। इसके बाद जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत घटक भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो संगत घटक में हमारे रेख ए डी और रेख बी है। तो रेख ए ई सर्वांगसम, रेख पहले रेख बी, क्योंकि ए ई भी लिया है तो हम रेख बी पहले ले रहे हैं फिर ए डी लेंगे। तो रेख बी सर्वांगसम है रेख ए डी। पी और ए डी सर्वांगसम हो गए। कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। अब इसको हम आगे कर सकते हैं, इसलिए जैसे साध्य दिया है रेख ए डी सर्वांगसम रेख बी ई। कारण क्या होगा, 3 से, और यही हमारा साध्य है। साध्य आ चुका है। तो देखो कितने आसान से ये आसानी से हल हो गया। 3-4 लाइन का उत्तर है हमारा, ये 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से इसको समझकर हल करो फेयर नोटबुक में। ये हमारे 10वीं कक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विधि से यहाँ बताया गया है उस विधि से ही आपको पढ़ना है, ताकि 10वीं कक्षा में आपको भूमिति आसान हो जाए और अच्छे मार्क्स मिले।